चांद हमारी पृथ्वी से दिखने वाला बेशक सबसे खूबसूरत ऑब्जेक्ट है, लेकिन खूबसूरती के अलावा भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है और वो है पृथ्वी को स्टेबल रखना। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर पृथ्वी के पास चांद नहीं होता तो आज पृथ्वी पर जीवन भी मौजूद नहीं होता, और अगर होता भी तो हमारे जितना कॉम्प्लेक्स ना बन पाता। जिस तरह से हमारी पृथ्वी के पास एक चांद है, वैसे ही हमारी सोलर सिस्टम के मून किंग यानी शनि ग्रह के पास 145 चांद है, और वैज्ञानिक बताते हैं कि इनकी संख्या भविष्य में बढ़ भी सकती है। क्या आपको पता है कि जुपिटर के वर्तमान में कितने चांद हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछले कुछ दशकों में हुई स्टडीज से ये पता चला है कि आमतौर पर ग्रहों से ज्यादा ग्रहों के चांद जीवन के लिए एक अच्छे वातावरण को प्रदान करते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट्स के साथ साथ एक्सोमून्स को भी ढूंढने और उन पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद होता है उसे वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट कहकर बुलाते हैं। एक्सो का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा सोलर, यानी एक ऐसा ग्रह जो सूर्य का चक्कर न लगाता हो। इन्हीं ग्रहों का चक्कर लगा रहे मून्स को एक्सोमून्स कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारा चांद पृथ्वी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और एक्सोमून्स पर स्टडी करने से कैसे हम आने वाले समय में एलियंस को भी ढूंढ सकते हैं। हमारी पृथ्वी के चांद की फॉर्मेशन आज से 4.5 अरब साल पहले हुई थी। वैसे तो इसकी फॉर्मेशन से जुड़ी कई सारी थियोरीज हैं, लेकिन हम आपको सबसे सॉलिड और सबसे ज्यादा विश्वास की जाने वाली थ्योरी के बारे में ही बताने वाले हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह जैसा ही एक और ग्रह मौजूद हुआ करता था। उस ग्रह को थिया नाम से बुलाया जाता है, और वैज्ञानिक बताते हैं कि उसका ऑर्बिट स्टेबल नहीं हुआ करता था। उस समय हमारे सौरमंडल की बस शुरुआत ही हुई थी, इसलिए ज्यादातर ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं थे, और उन्हीं में से एक ये ग्रह भी था। आज से 4.5 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल में एक बहुत बड़ा चेंज आता है, क्योंकि पृथ्वी और थिया आपस में टकरा जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस इवेंट ने हमारे सौरमंडल को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था, क्योंकि इसकी वजह से एक नए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होने वाली थी, जिसे हम आज चांद कहते हैं। थिया और पृथ्वी के आपस में टकराने की वजह से बहुत सारा मैटर अंतरिक्ष में रिलीज होता है। यह मैटर पृथ्वी के आसपास एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन यह रिंग भी स्टेबल नहीं होती। समय बीतने के साथ साथ इस रिंग में मौजूद पत्थर आपस में जुड़ने लगते हैं और एक नए स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करने लगते हैं। यह कुछ और नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी का ही चांद था। उस समय हमारी पृथ्वी लावा का एक समुद्र हुआ करती थी, और इसका तापमान आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इसका तापमान कम होने लगा और पृथ्वी ठंडी होने लगी। करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी और चांद दोनों को ही एक बहुत बड़े डिजास्टर का सामना करना पड़ा। यह पृथ्वी और चांद के लिए तो एक डिजास्टर था, लेकिन आने वाले समय में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट साबित होने वाला था। हम बात कर रहे हैं द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की। आसमान से आने वाले कई सारे उल्कापिंड अचानक से पृथ्वी और चांद से टकराने लगते हैं। टकराव की वजह से वापस से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है और इसका वायुमंडल जहरीली गैसों से कवर हो जाता है। लेकिन इन जहरीली गैसों के साथ साथ अब वायुमंडल में एक और बहुत कीमती चीज मौजूद थी, और वो थी भाप। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट में गिरने वाले एस्टेरॉयड के केंद्र में बर्फ मौजूद थी, जो पृथ्वी से टकराव होने के बाद पिघलने लगी और भाप में कन्वर्ट होने लगी। बाद में इसी भाप ने बारिश के जरिए पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण किया, और इन्हीं समुद्रों में जीवन की शुरुआत हुई, जो विकसित होते होते आज हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों में तब्दील हो गया। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की वजह से ही चांद को भी अपने गड्ढे मिल पाए, जो आज हमें इसकी सतह पर दाग के रूप में दिखाई देते हैं। यह गड्ढे लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट होने का जीता जागता उदाहरण है। हमारा चांद सौरमंडल में मौजूद बाकी चांदों के मुकाबले काफी ज्यादा यूनिक है। वैज्ञानिक बताते हैं कि एक नॉर्मल चांद का द्रव्यमान अपने ग्रह के द्रव्यमान से 10,000 गुना कम होता है, लेकिन पृथ्वी के केस में ऐसा नहीं है। पृथ्वी के चांद का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1.2% है, जो पूरे सौरमंडल में किसी भी ग्रह और चांद के रेशियो से ज्यादा है। यही चीज हमारे चांद को यूनिक बनाती है। ज्यादा द्रव्यमान होने की वजह से यह पृथ्वी की रोटेशन को कंट्रोल करता है, जिस वजह से यहाँ का क्लाइमेट जीवन के लिए सबसे अच्छा रहता है। इसके अलावा चांद के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से
पृथ्वी पर टाइड्स देखने को मिलती है। यह पूरे ग्रह के इकोसिस्टम को मेंटेन करने में मदद करती है और हवाओं की दिशा को कंट्रोल करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। चांद हमारी पृथ्वी को एक और तरीके से इफेक्ट करता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा चर्चाएं नहीं होती। आमतौर पर पृथ्वी पर आने वाले ज्यादातर एस्टेरॉइड चांद की तरफ अपनी दिशा को बदल लेते हैं, जिससे पृथ्वी उनसे टकराने से बच जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा पृथ्वी की हिस्ट्री में कई बार देखा जा चुका है और उसके निशान हमें चांद की सतह पर गड्ढों के रूप में दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक उन गड्ढों को स्टडी करके यह पता लगा लेते हैं कि एस्टेरॉइड कितना बड़ा होगा और वह किस दिशा से आया होगा। इन सभी चीजों से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि चांद हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक बताते हैं कि बाहरी अंतरिक्ष में ऐसे ही चांद जीवन के लिए एक परफेक्ट वातावरण को क्रिएट करने के भी काबिल हो सकते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण हमें अपने ही सौरमंडल में देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल ग्रह सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर इंसान भविष्य में अपनी कॉलोनीज को बसा सकते हैं। मंगल के अलावा सौरमंडल में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर जीवन मौजूद होने के जरा सा भी चांस हो। ऐसा बताया जाता है कि शुक्र ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में माइक्रोबियल लाइफ मौजूद हो सकती है, लेकिन इसके कोई भी ठोस प्रमाण अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिले हैं। वहीं अगर हम सौरमंडल में मौजूद मून्स की बात करें तो हमें कई सारे ऐसे चांद देखने को मिल जाते हैं जहां पर जीवन मौजूद हो सकता है। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं शनि ग्रह का चांद टाइटन और बृहस्पति ग्रह का चांद यूरोपा। टाइटन पर वैज्ञानिक ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च कर चुके हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही इस चांद पर नदियां और झीलें मौजूद हैं। बस फर्क सिर्फ इस बात का है कि वह झीलें पानी की नहीं बल्कि मीथेन और एथेन जैसे हाइड्रोकार्बन की बनी हुई हैं। मीथेन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर की जरूरत होती है और टाइटन की सूर्य से दूरी उस लो टेम्परेचर को आसानी से प्रोवाइड करने में सक्षम हो जाती है। बृहस्पति का चांद यूरोपा भी वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि उनके मुताबिक इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक लिक्विड वाटर का ओशन मौजूद हो सकता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस पानी के समुद्र का तापमान बर्फीला नहीं बल्कि हल्का सा गर्म होगा। गर्म पानी हमेशा ही जीव जंतुओं के पैदा होने के लिए एक परफेक्ट वातावरण की फॉर्मेशन करता है। यूरोपा के समुद्रों में गर्मी को लाने के पीछे इस चांद के कोर और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण का हाथ माना जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि बृहस्पति ग्रह का तेज गुरुत्वाकर्षण पर इस चांद की सतह को ऊपर की ओर खींचता है, जो इसकी सतह के नीचे मौजूद चीजों को गर्म कर देता है। कुछ ऐसा ही हमें जुपिटर के दूसरे चांद आयो में देखने को मिलता है। यह छोटा सा चांद बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक वॉल्केनिक हॉट स्पॉट बन चुका है। बृहस्पति लगातार इसके अंदर की लेयर्स को बाहर खींचने की कोशिश करता है, जिस वजह से इस पर लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अंतरिक्ष में बृहस्पति के साइज के ग्रहों को ढूंढना जीवन को ढूंढने के लिए एक बहुत जरूरी कदम साबित हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों को खुद ग्रह से इतना मतलब नहीं है जितना उनको इसके आसपास चक्कर लगा रहे मून से है। ऐसा क्यों है ये आप कुछ ही देर में समझ जाएंगे। एक ग्रह पर जीवन ढूंढने के लिए वैज्ञानिक सबसे पहले यह चेक करते हैं कि वह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है या नहीं। अब तारे का हैबिटेबल जोन एक लिमिटेड एरिया होता है और उसमें एक साथ कई सारे ग्रह मौजूद नहीं रह सकते। इसके अलावा ये देखा जाता है कि कई ग्रहों में अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, जिस वजह से वह तारे से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन से अपने आप को नहीं बचा पाते। इसी वजह से ग्रहों पर जीवन मिलने के भी चांस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन एक्सोमून्स के साथ ऐसा नहीं है। एक्सोमून्स को गर्मी पाने के लिए किसी तारे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जुपिटर जैसा विशाल ग्रह अपनी चांदों पर बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण बल को लगाता है, जिस वजह से उनकी सतह तेजी से गर्म होने लगती है। यही गर्मी अगर एक अच्छी लेवल तक हो तो वह जीवन को सपोर्ट करने में भी मदद कर सकती है। इसके लिए किसी चांद को तारे के हैबिटेबल जोन में रहने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टेम्परेचर के बाद बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो किसी भी ग्रह या चांद के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी जुपिटर के साइज के ग्रह मौजूद हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड आमतौर पर बहुत स्ट्रांग होती है। हमारे सौरमंडल में भी सूर्य के बाद सबसे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बृहस्पति ग्रह की ही है।
यह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ग्रह को ही नहीं बल्कि उसके आसपास चक्कर लगा रहे चांद को भी प्रोटेक्शन देती है। ग्रह से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है और आमतौर पर ग्रह का चांद इसी एरिया के अंदर उसका चक्कर लगा रहा होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ग्रह को नहीं बल्कि उसे चांद को भी बाहर से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रखती है। ऐसा बृहस्पति के चांदों के साथ भी देखा जा सकता है। बृहस्पति जैसे ग्रहों के आसपास मौजूद एक्सोमून्स को खुद की मैग्नेटिक फील्ड की कोई भी जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड में बृहस्पति जैसे ग्रहों की तलाश में रहते हैं। आज हम 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को अंतरिक्ष में खो चुके हैं, लेकिन हमें एक भी कन्फर्म्ड एक्सोमून अभी तक नहीं मिला है। केपलर टेलीस्कोप 3 ऐसे ग्रहों को ढूंढ चुका है जिनके आसपास चांद जैसे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया गया है। अब असल में वो चांद ही है या फिर कुछ और, यह वैज्ञानिक अभी भी कन्फर्म नहीं कर पाए हैं। आने वाले समय में ऐसे टेलीस्कोप को डिजाइन करने की प्लानिंग की जा रही है जो मुख्य रूप से इन्हीं चांदों को स्टडी करे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसी ग्रह या फिर एक्सोमून्स पर, दोनों में से किस पर जीवन होने के ज्यादा चांसेस हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।